जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पर मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम 25 अगस्त का जो रिवीजन है वो बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। और आज की क्लास में हम 25 अगस्त का जो रिवीजन है वो फूल पत्ती वाली क्लास का बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आज कुछ नया किया हुआ है, कुछ नए तरीके से रिवीजन आपको कराया जाएगा, तो क्लास में अंत तक आपको जरूर रहना है, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले पीडीएफ के लिए आप लोग पूछते थे, तो ये जो क्यूआर है इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो इसी टेलीग्राम चैनल पे जो कि पीडीएफ है वो शेयर की जाती है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको अवश्य ज्वाइन करना है। तो नया क्या है वो आपको पहले प्रश्न से ही देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, आज के में ये नया है कि आज आपको इस तरीके से हम जो है वो कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में 135वें डूरंड कप खिताब किसने जीता। तो 135वां जो डूरंड कप खिताब है वो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो 135वां जो डूरंड कप है वो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से जो जीता है। फुटबॉल के महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की अगर आपसे बात करें कि फुटबॉल के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पूछे तो संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये भी फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसका जो विजेता है वो सर्वसेज है इसका विजेता संतोष ट्रॉफी का। और इसका जो फाइनल मैच है वो आसाम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। और इस सर्वसेज ने किसे हराया, तो केरल को हरा के सर्वसेज इसका विजेता बना है संतोष ट्रॉफी का। डूरंड कप ये 13वें क्रम का है, सॉरी 135वें ये क्रम का है। और डूरंड कप एशिया में जो फुटबॉल का सबसे पुराना ये टूर्नामेंट है। इसकी जो शुरुआत है वो 1888 में शिमला में की गई थी, डूरंड कप की शुरुआत। इस बार का जो विजेता है वो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब बना है और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इसे 17वीं बार जीता है। 17वीं बार ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब इसका विजेता बना है। उप विजेता की बात करें तो मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है वो इसका उप विजेता रहा है। फाइनल मैच की अगर बात करें तो ये साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता, वहां पे इसका फाइनल मैच खेला गया था। हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल है। तो बेंगलुरु बोर्ड है, ये दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल है। हाल ही में जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है और वृद्धजनों के लिए लॉन्च किया गया है। जीआरएसई ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया। तो कोलकाता में ये आईएनएस संघमित्रा लॉन्च किया गया है, याद रखना कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूपी एमपी में ड्रग तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया है। ऑपरेशन ब्लैक हॉक जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूपी और एमपी में ड्रग जो है, यहाँ ट्रक लिखा हुआ है, इसको काट के आपको यहाँ लिखना है ड्रग तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया है। इसको चलाने वाला कौन है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य इसका ड्रग्स नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में ये चलाया गया है। इसके ही तहत लखनऊ में 19 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है। 19 केजी ड्रग्स लखनऊ में जब्त किया गया। एक गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर इस हेरोइन को रखा गया था। एनडीपीएस एक्ट 1985 अधिनियम के तहत ये कार्यवाही शुरू की गई है। एनडीपीएस की बात करें तो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसकी फुल फॉर्म है एनडीपीएस की। एनडीपीएस एक्ट 1985 उसके तहत ये कार्यवाही की गई है, ठीक। ऑपरेशन अमिस्ताद की बात करें तो वेनेजुएला में इसका आयोजन हुआ। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया भारत सरकार ने। ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो श्रीलंका में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर की बात करें तो कारगिल में इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया। ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 मनाया गया। हाल ही में भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग का गठन ये केरल में किया गया है। वहीं रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है।
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन दूसरी भारतीय महिला हैं, पहली गगनदीप थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली स्वदेशी AK-203 राइफल का सफल परीक्षण किया। AK-203 राइफल का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है उसे शेर इसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया है शेर। यह भारत ने पहली स्वदेशी AK-203 राइफल की टेस्टिंग की है, नाम इसका शेर है। ये बनाई कहाँ गई? तो कोरबा फैक्ट्री अमेठी उत्तर प्रदेश में इसे बनाया गया है। ये इंडिया और रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी, कोरबा फैक्ट्री अमेठी की। 700 राउंड प्रति मिनट फायर करने की क्षमता इसके अंदर है और इसकी रेंज 800 मीटर तक ये फायर कर सकती है, 800 मीटर तक अपने टारगेट को ये भेज सकती है। प्रचंड की अगर बात करें तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। प्रलय जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो अस्त्र है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है अस्त्र, ये भी याद रखना है। हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मेजर अभिलाषा बराक को ये अवार्ड दिया गया। वहीं हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड गैस की खोज की? ये राजस्थान के जैसलमेर में ये खोज की गई है। फेडरेशन कप में गुरविंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फेडरेशन कप कहाँ प्रारंभ हुआ? झारखंड में ये फेडरेशन कप प्रारंभ होता है। वहीं चौथा प्रश्न है कि हाल ही में NVSS एंड LUP ने भारत का पहला मिट्टी बनावट वाला मानचित्र तैयार किया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर में। NVSS एंड LUP यानी नेशनल ब्यूरो का सॉइल सर्विस एंड लैंड यूज प्लानिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जो है वो नागालैंड महाराष्ट्र में है। इसने भारत का जो पहला सॉइल टेक्सचर मैप तैयार किया है, ये मिट्टी की बनावट का मैप है, ये याद रखना है। ठीक है, देश के हर हेक्टेयर की मिट्टी विशेषता को इस मैप के अंदर जानकारी दी जाएगी, किसानों के फसल चयन में सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं इसके 50 साल जो है वो पूर्ण हो चुके हैं और यह संस्था किसके अंडर कार्य करती है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर कार्य करती है। स्टडी ऑफ सॉइल की बात करें तो पेडोलॉजी कहते हैं। वर्ल्ड सॉलिड डे जो है वो 5 दिसंबर को सॉलिड डे जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी में NPK का अनुपात 4:1 का अनुपात होता है। वहीं काली मृदा का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ जो मृदा है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वहीं भारत में रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? तो जो मृदा अपरदन है, इस मृदा अपरदन को भारत में रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, मृदा अपरदन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 काजिया लिजमेजो बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। ये जो प्रतियोगिता है जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। विजेता बनी है काजिसा लिजमेजो, जो केरलम की रहने वाली हैं और भारत को ये कहाँ रिप्रेजेंट करेंगी? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2026 जो व्यूटो रिको में 75वें क्रम की होने वाली है, वहाँ ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। सेकंड रैंक पर इसमें वैष्णवी गणेश, तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश इसमें सेकंड रैंक पे आई हैं। 2025 में विजेता कौन बनी थी? तो मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा 2025 में इसकी विजेता बनी थी, याद रखना है। पहली मिस यूनिवर्स भारत की तरफ से सुष्मिता सेन थी, और दूसरी लारा दत्ता और तीसरी हरनाज संधू थी। ये क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये आपका 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस 2026 मनाया गया है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वहीं हाल ही में चर्चा में रही पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक है,
अगला प्रश्न, हाल ही में 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका लखनऊ में आयोजित हुआ है। 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम 2026 का होस्ट लखनऊ रहा। ये कब स्टार्ट हुई? तो 23 अगस्त से 25 अगस्त तक ये चलने वाली है। इसका आयोजन करने वाला ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF है। लखनऊ में इसकी बैठक हुई है। ब्रिक्स के कौन से क्रम की बैठक का आयोजन भारत में हो रहा है? तो 18वें क्रम की का थीम पूछे अगर इसकी थीम पूछे तो थीम में याद रखना है नवाचार, लचीलापन, सहयोग और निरंतरता नहीं, यहाँ पे है स्थिरता, सहयोग और स्थिरता इसकी थीम है। ब्रिक्स शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला शेरपा है। ब्रिक्स 2025 जो है उसकी बैठक कहाँ संपन्न हुई? रियो डी जेनेरियो है, ब्राजील में ये जगह है जहाँ ब्रिक्स 2025 की बैठक का आयोजन होता है। ठीक है, अगला है ब्रिक्स के परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो नागपुर में ब्रिक्स के परिवहन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाता है नागपुर में। ठीक है, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गुरुग्राम में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। वहीं स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में हुई। उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में होती है। और शिक्षा की जो बैठक है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में शिक्षा की बैठक का आयोजन किया गया। आपदा वाली बैठक पूरी उड़ीसा में हुई। एम्प्लॉयमेंट की बैठक तिरुवनंतपुरम में। और श्रम मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो हैदराबाद। आपको याद रखना है कि श्रम मंत्रियों की जो बैठक है वो हैदराबाद में आयोजित की गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा और हमें जो याद रखना है, संस्कृति जो वाली बैठक है वो वाराणसी में। एंटी ड्रग्स बैठक कहाँ पर हुई? गुवाहाटी में। स्पेस वाली बैठक बेंगलुरु में होती है। कृषि वाली बैठक इंदौर में। और शेरपाओं की जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में इसके शेरपाओं की बैठक का आयोजन किया गया है। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं, अगर आपको PDF के हमारा जो PDF का पेड ग्रुप चलता है उस पेड ग्रुप से जुड़ना है, उससे जुड़ने के फ़ायदे क्या हैं? जुड़ने के फ़ायदे बताऊं, पेड ग्रुप से जुड़ने के फ़ायदे तो आपको आज जैसे 26 अगस्त है और आज मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ 25 अगस्त का। लेकिन जो हमारे इस ग्रुप से लोग जुड़े हैं ना, उन्हें ये PDF 25 अगस्त को ही मिल गया है और उन्होंने 25 अगस्त को ही इसका रिवीजन अच्छे से कर लिया है। 25 अगस्त को ही आज वो क्लास देख लेंगे लगभग 15 से 20 मिनट में, तो उन्हें याद हो जाएगा। ये फ़ायदा है ग्रुप से जुड़ने का। बाकी अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो 9536761997 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके आप हमें सूचना देंगे। आप मात्र 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस ग्रुप में जो है वो जुड़ सकते हैं, यानी 1 महीने का 30 रुपये आपको चार्ज देना है। तो अगर देखा जाए तो 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप इसमें जुड़ सकते हैं। इतना भी खर्चा नहीं है इसका। 30 रुपये यानी 1 दिन का अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चाय वगैरह पीना बंद कर दो ना, तो भी आप आराम से 1 महीने के लिए इस ग्रुप का आनंद ले सकते हैं। इस ग्रुप के फ़ायदे यही हैं कि डे बाई डे यहाँ PDF मिलती है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि महीने के अंत में A4 साइज का PDF पूरे महीने का, याद रखना ये बात, पूरे महीने का A4 साइज का PDF जो है वो आपको जब महीना ख़त्म होगा तो एक साथ दे दिया जाएगा, जिससे कि आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकें और आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाल ही में लॉन्च चीन के सेंजोउ 13 मिशन में शामिल ली जियाइंग किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी? तो हांगकांग की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है। वहीं फेडरेशन कप 2026 में देव मीणा और कुलदीप कुमार ने किस खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो पॉल वोल्ट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय क्या है? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग इसका विषय है। इस बार का मेजबान कोलकाता यानी कोलकाता में आयोजन हुआ है और प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही कौसरनाग यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर में कौसरनाग यात्रा की शुरुआत हुई है। कौसरनाग यात्रा ये जम्मू कश्मीर की यात्रा है। महोर से कौसरनाग तक ये पैदल यात्रा होती है और श्रावण मास में इसकी शुरुआत की जाती है। कौसरनाग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में ऊंचाई पर स्थित एक झील है। बात करें जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक की, तो नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है। जोजिला सुरंग बनिहाल सुरंग किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर को लेह से के बीच में है जोजिला सुरंग और बनिहाल सुरंग। भाई जोजिला सुरंग किन 2 स्थानों के मध्य जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है? और खीर भवानी जो मेला है वो जम्मू कश्मीर में ही
खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें कि जम्मू कश्मीर की करवा चौथ को क्या कहते हैं, तो कंचोत फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और ये महाशिवरात्रि को क्या कहते हैं, तो हैरात जो फेस्टिवल है वो महाशिवरात्रि, जो हम लोग महाशिवरात्रि बोलते हैं, वही जम्मू कश्मीर में से हैरात फेस्टिवल बोला जाता है। और हमारे उत्तर भारत में जो खीर जैसे करवा चौथ बोला जाता है वो जम्मू कश्मीर में ना कंचोत फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना यानी यूटी बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से यूटी बना दिए जाते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो प्रकाश प्रभाकर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वहीं हाल ही में पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। वहीं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया, तो क्लियर जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित किया हुआ है। 8वें प्रश्न की बात करें कि हाल ही में मातृ कल्याण सहायता को मजबूत करने के लिए गर्भिणी मित्र कोर्स किसने शुरू किया है, तो गर्भिणी मित्र कोर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद दिल्ली में जो स्थित है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये दिल्ली में स्थित है और इसी ने गर्भिणी मित्र कोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो वही है यहाँ क्या लॉन्च किया गया, गर्भिणी मित्र कोर्स। स्टार्ट किसने किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली ने स्टार्ट किया है। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो आयुष मंत्रालय के अंदर ये आता है। यह स्वास्थ्य सेवा और कैशलेस विकास कार्यक्रम है। उनकी ट्रेनिंग स्कूल के ही अंदर कराई जाएगी। गर्भधारण से पूर्व, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की केयर के लिए इसे स्टार्ट किया गया है और ये 2026-27 सत्र से स्टार्ट होगा। हर बैच में 20 स्टूडेंट इसमें होंगे, ये भी याद रखना है कि 20 स्टूडेंट हर बैच में इसमें होंगे। नवजात शिशु की मालिश कैसे की जाए, माँ के लिए सुरक्षित योग और कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो सारा का सारा इसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के कारण दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वो बना है ताइवान। पहले भारत था लेकिन भारत इसमें फिसल के 7वें नंबर पे पहुंच गया है। महामानव की सरकार में लगातार 5 दिन में भारत इतना गिरा कि 5 से 7वें पे पहुंच गया था। समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन सा है, तो वो आसाम बना है। पूर्वोत्तर का ये पहला बना है, देश का ये तीसरा राज्य बना है जिसमें समान नागरिकता कानून विधेयक को पारित कर दिया। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ। इनका संबंध किस खेल से था, तो शूटिंग से इनका संबंध था। शूटिंग से ये संबंधित थे और एशियन गेम्स में शूटिंग में पहला जो गोल्ड मेडल जीता वो इन्हीं ने जीता था। हाल ही में VERV 102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार रही, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। अगले की बात करें, हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में उसेन बोल्ट का 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड टूटा है। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए, तो ये जो गेम्स प्रारंभ हुए वो बीजिंग में प्रारंभ हुए हैं। बीजिंग चीन में ये प्रतियोगिता चल रही है जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, यानी मानव की तरह दिखने वाले रोबोट। एक चीनी रोबोट तियानगोंग ने 100 मीटर दौड़ 9.39 सेकंड में पूरी की। उसेन बोल्ट जो जमैका के निवासी, इनका रिकॉर्ड है 100 मीटर दौड़ को 9.58 सेकंड में इन्होंने पूरी की थी। इनका रिकॉर्ड ये रोबोट ने तोड़ दिया। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया, तो खावड़ा गुजरात में ये सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के नेता सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री थे सिद्धरमैया जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुशमैन एंड वैकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत इसमें दूसरे नंबर पे आया है। वहीं हाल ही में लॉन्च इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम के पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं, तो के अरुमुगम इस पुस्तक के लेखक हैं, ये याद रखना, के अरुमुगम की ये पुस्तक है। आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने, तो सारांश जैन जो हैं
वो भारतीय टीम के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। सारांश जो जैन हैं ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया है। इनकी उम्र 33 साल 145 दिन है और ये सबसे ज़्यादा उम्र के यानी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया। 21वीं सदी में टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। इनसे पहले उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो 1998 में रॉबिन सिंह ने, 21वीं सदी में नहीं बल्कि ये 1998 में रॉबिन सिंह ने उम्रदराज खिलाड़ी का ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे भारतीय टीम में डेब्यू वाले। केरल में ओणम फेस्टिवल के समय कौन सा वाटर रेस का आयोजन होता है? तो बोट रेस का आयोजन जो होता है वो पुन्नमड़ा का आयोजन होता है। ये झील अलपुस्सा जिला जिसका नाम है नेहरू बोट रेस, ये 72वें क्रम की थी नेहरू बोट रेस। इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इसे जीतने वाली टीम कौन है? तो अरोंज चुंदन जो है वो इसे जीतने वाली टीम है। हाल ही में विश्व हंगर दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 28 मई को मनाया गया। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने लॉन्च किया? तो केरलम का नाम याद रखना। केरलम ने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है। हाल ही में आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। इन्होंने कुल 72 छक्के जो हैं वो लगाए हैं आईपीएल के एक ही सीजन में और इन्होंने 14 साल पुराना क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। बल्कि रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, एक नया कीर्तिमान खड़ा कर दिया। क्रिस गेल ने मात्र 59 छक्के मारे थे। ये 14 साल पहले की बात है और इन्होंने 72 छक्के मार के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में सदाबहार पेड़ की नई प्रजाति हम्बोल्ट या नेरियाना की खोज कहाँ हुई है? तो ये भी केरल में इसकी खोज की गई है, याद रखना है, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी योजना की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है, ये याद रखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, याद रखना है आपको कि विदेश मंत्री, अरे यार क्या फालतूगिरी हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में 24 अगस्त 2026 को रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता जो है वो यहाँ पे इन्होंने की हुई है। तो ये याद रखना है। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं समाप्त हुई है। आपको ये क्लास कैसी लगी है आपको ज़रूर बताना है। या फिर जो मैं हैंड रिटन नोट्स बना के लाता हूँ वो बढ़िया है या इस तरीके से बेहतर रहेगा, वो आप अपना अनुभव अवश्य साझा करें। मेरा मानना है कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो सिर्फ 100% महत्वपूर्ण जानकारी होती है, आलतू फालतू की चीज़ नहीं होती। आलतू फालतू की चीज़ जैसे थियोरटिकल वे में नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल देके अगर आपको बताऊं तो यहाँ ये केरल में ओणम फेस्टिवल पर कौन सी बोट रेस होती है, तो यहाँ शॉर्ट होता कि केरल में ओणम फेस्टिवल के समय बोट रेस, नाम हो जाता पुन्नामड़ा। उसके बाद किस झील में, ऐसे डालता मैं तो अलपुसा जिला में पुन्नामड़ा झील में ये होती है, इसका नाम। ऐसे शॉर्ट नोट्स बने होते तो उन्हें आपको समझाने में भी बेहतर रहता है और आपको समझ में भी अच्छे से आता है। तो मेरा मानना है कि वो हैंड रिटन ज़्यादा बेहतर है। फिर आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि कौन सा ठीक है, उस हिसाब से हम क्लास आगे रखेंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं समाप्त करता है। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।